हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं इनके लिए जो अनुच्छेद हैं वो दिए हैं 12 से लेकर 35 के बीच में। इनका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिए गए हैं। और जो है ये मौलिक अधिकार हैं हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं USA से थे, USA से लिए हैं। लेकिन क्या है, जो मूल संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? उसमें 7 थे। लेकिन जो वर्तमान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। जो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसको 44वें संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा उसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो क्या मूल संविधान मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में अब कितने हैं? वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो है 6। मौलिक अधिकार हैं जो इसको जो जो संपत्ति का अधिकार था उसको किसके द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया था? इसको बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन। ये कब आया था? ये था 1978 में। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1979 में। क्या हुआ था? जो वर्तमान में क्या है, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 300A में जोड़कर मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया था। आर्टिकल 300A क्या बना दिया गया था? विधिक अधिकार। बना दिया गया। हम बात करेंगे ये संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। इसको नोट करके लिखेंगे। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसका मतलब होता है मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र। जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये सर्वप्रथम जो ब्रिटेन के राजा ने 1215 में इसका प्रयोग किया था। मैग्ना कार्टा शब्द का मैग्ना कार्टा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने किया था। ब्रिटेन के राजा ने किया। अब बात करेंगे जो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से उनके अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार जो
सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इनके जो आर्टिकल हैं वो हैं 19 से 22 के बीच में। अब तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके जो आर्टिकल हैं वो 25 से 28 के बीच में। और इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इनके जो आर्टिकल है वो हैं 29 और 30। और जो लास्ट है मौलिक अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका जो जिक्र है वो है आर्टिकल 32 में। तो अब बात करेंगे सबसे पहले इसके बाद जो मौलिक जो अधिकार होते हैं वो व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। यानी ये जो अधिकार हैं वो इनका जो पालन है वो मनुष्य यानी जो नागरिक है वो करेगा, ना कि राज्य करेगा। इसके बाद लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। किए गए हैं, इनका जो पालन है वो राज्य नहीं करेगा। और दूसरे नोट के रूप में लिखेंगे जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, वो विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो आर्टिकल हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं।
और ये जो मौलिक अधिकार है ये इनके लिए हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 216 के अगर इनका हनन होता है हमारा मौलिक अधिकारों का तो 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या है फंडामेंटल राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है एनफोर्समेंट जो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनके हनन होने पर। आर्टिकल 32 द्वारा कहाँ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 द्वारा कहाँ जा सकते हैं वो जा सकते हैं हाई कोर्ट। और एक और नोट लिखेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबन संभव है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाती है भारत में या तो हम अपने मौलिक अधिकारों को इनको निलंबन कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो दो आर्टिकल हैं 20 और 21 इनको हम किसी भी समय निलंबन नहीं कर सकते। ये इसके अपवाद हैं। राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 हैं इनको हम कभी भी इमरजेंसी टाइम में भी निलंबन नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 और 21 इसके अपवाद हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 ये क्या कहता है? ये राज्य की डेफिनेशन के बारे में बताता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल बारे में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या है? अगर संसद बनाए गए कानून से अगर कोई संसद है वो कानून बनाती है और उससे जो मौलिक अधिकार है हमारे वो उनका उल्लंघन होता है तो जो न्यायालय जो कानून उसने संसद ने बनाया है उसको जो है शून्य कर सकती है। और अगर शून्य नहीं करे तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है तो न्यायपूर्ण अवलोकन वो करवा सकती है। क्या करेंगे? अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट न्यायालय उस कानून को या विधि को शून्य कर सकती है।
अगर सुनने नहीं कर सकती तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है ये है, इसका जो शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं है, इसको हमने यूएसए से लिया। जो जुडिशियल रिव्यू है इसका यह शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। ये कहाँ से लिया है हमने? ये जुडिशियल रिव्यू का जो है जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से ली है? ये लिया हमने यूएसए से। अब बात करेंगे जो समानता के अधिकार, जो हमारे से पहला मौलिक अधिकार है उसके बारे में। समानता का अधिकार, इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 14 से 18। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अनुच्छेद 14 किसके बारे में? विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है इसमें एक है विधि के समक्ष समानता। जो कानून है उसके जो समक्ष है वो सभी समान होंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और एक है विधि के समान संरक्षण, जो कोई भी समान परिस्थिति में समान व्यवहार मिलेगा, अगर असमान परिस्थिति है तो असमान व्यवहार मिलेगा। तो पहले इसका जो एक है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसे हमने कहाँ से लिए? ये लिए हमने यूके से। यूके से जो है विधि के समक्ष समानता कहाँ से? यूके से। इसका मतलब है जो कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो किसी भी कोई कभी गरीब हो चाहे अमीर। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसका जो दूसरा भाग वो है विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सबको समान संरक्षण मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। विधि के समान संरक्षण, सबके लिए कानून समान होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ये हमने कहाँ से लिया? ये लिया हमने यूएसए से। यूएसए से। और इसमें क्या है, जो अगर समान परिस्थिति है तो समान व्यवहार होगा, असमान परिस्थिति है तो असमान व्यवहार होगा। समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। दूसरा है
असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। अब बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। आर्टिकल अनुच्छेद 15 ये किसके बारे में बात करता है? ये करता है शैक्षणिक संस्थान के लिए, जो केवल भारतीयों के लिए है। इसमें क्या होगा, जो राज्य के जो नागरिक के साथ है, उसके साथ किसी धर्म हो, जाति हो, वंश हो, लिंग हो और जन्म स्थान, उसके आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश से वर्जित नहीं होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। क्या किसके बारे में है? शैक्षणिक संस्थान किसके लिए? केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों के लिए। इसमें जो 15A है, फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? वो कहता है राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब बात करेंगे 15 के 3। 15 का 3 क्या कहता है? जो राज्य की महिलाएं बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थान में कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, अगर राज्य चाहता है तो। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। अब बात करेंगे 15 की क्लॉज 4 की। ये क्या कहता है? जो SC और ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है शैक्षणिक संस्थानों में। SC ST के लिए विशेष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब बात करेंगे 15 के क्लॉज 6 की। ये इसके द्वारा जोड़ा गया है? ये 103वें संविधान संशोधन जोड़ा गया और ये EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 10% आरक्षण उपलब्ध होगा। उसके लिए किसके द्वारा जोड़ा गया है? 103 संविधान संशोधन द्वारा। और ये किसके लिए है? ये है शैक्षणिक संस्थानों में EWS यानी
आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर के लिए क्या करना, 10% आरक्षण उपलब्ध होगा। उपलब्ध होगा। अब बात करेंगे लोक नियोजन में समान अवसर यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर इक्वल एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या है, इसके जो क्या है, जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान या निवास और ओरिजिन यानी उद्गम के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में इसका जो 16 का क्लॉज 2 क्या कहता है, इसके जो है वो 7 आधार बताए हैं। कितने आधार हैं, 7 आधार। उनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास जैसे रेजिडेंस और उद्गम होते ओरिजिन के आधार पर जो नौकरी दी जाए इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब बात करेंगे 16 के क्लॉज 3 की। ये क्या कहता है, राज्य अपने यहाँ की भर्तियों में निवास की शर्त लगा सकता है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे सकता है। अगर कोई राज्य चाहता है तो वो ये शर्त, निवास की शर्त लगा सकता है। राज्य अपने यहाँ की भर्तियों में निवास की शर्त लगा सकता है। अब बात करेंगे 16 के क्लॉज 4 की। ये क्या उसकी बात करता है, ये करता है सरकारी नौकरी में आरक्षण के बारे में। इसके आधार पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़े लोगों के लिए उसमें जो है उन लोगों को आरक्षण दे सकता है। सरकारी नौकरी में आरक्षण इसके जो आधार हैं वो क्या क्या आधार बताएं, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, आधार क्या है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और दूसरा है पिछड़े लोग। इनमें आरक्षण लगा सकता है। जो
डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो भेदभाव होगा, वो जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। इसके आधार पर जो आर्टिकल 16(4) है, इसके आधार पर भेदभाव है वो दो प्रकार के बताइए, एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव भेदभाव। तो इसके बारे में बात करेंगे। भेदभाव वो कई प्रकार के बताएं। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन वो बताएं दो प्रकार। एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन और एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। इसमें क्या होता है, इसमें ए को रोक देना और बी को बढ़ा देना, ये होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होगा, जो ए व्यक्ति है ए व्यक्ति को रोक देना और बी को आगे बढ़ा देना, ये होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ए को रोक देना और बी को आगे बढ़ा देना। और एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आरक्षण। इसको जो कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको आरक्षण देना, आरक्षण दे के उसको जो लोग पीछे रह गए किसी भी प्रकार से, उनको आरक्षण दे के उनको आगे बढ़ा देना, ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, सकारात्मक भेदभाव। इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक भेदभाव। इसमें क्या होता है, जो लोग पीछे रह गए उनको अपने बराबर में ले आना, दूसरे के बराबर में ला के छोड़ देना। जो लोग पीछे रह गए उन्हें आगे लेकर आना, ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करेंगे आरक्षण की। जिस समय क्या हुआ था, जिस समय संविधान लागू हुआ था तो उस समय पे क्या था, जो एसटी है उसके लिए 25, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण था और एससी के लिए 15। तो फिर क्या हुआ, फिर आर्टिकल 140 के तहत क्या करता है, जो राष्ट्रपति है वो पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए एक आयोग बनाता है, और आयोग बनेगा उसके आधार पर, और पिछड़े वर्ग के आयोग बनाते हैं। जो फर्स्ट आयोग बनता है वो बनता है काका कालेकर आयोग, जो 1953 बनता है और अपनी रिपोर्ट 1955 में देता है। उसके बाद आता है सेकंड आयोग, जो बीपी मंडल आयोग होता है, वो 1978 बनता है। तो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे, नोट करके लिखो, एससी और एसटी समुदाय के लिए संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण प्राप्त था। एसटी एससी के लोग थे, उनको जो संविधान लागू हुआ था तभी से इनको आरक्षण प्राप्त था। फिर क्या करता है, जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 240 के तहत 340 के तहत जो ओबीसी है उसके अध्ययन के लिए आयोग बनाने की 248 में राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए आयोग बनाता है। 240 आर्टिकल के 340 आर्टिकल के आधार पर अध्ययन के लिए आयोग बनाएगा।
जो पहला आयोग बना था वो बना था जो फर्स्ट आयोग बना था, फर्स्ट आयोग इसी 340 आर्टिकल के अनुसार वो बना था 1953 में। किसके लिए बना था? ये बना था पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए, पिछड़े वर्ग की जांच के लिए, बोले थे ओबीसी। और ये आयोग था, इसका क्या नाम था? कालेकर आयोग, और इसकी रिपोर्ट कब थी? इसने रिपोर्ट दी थी 1955 में। और दूसरा आयोग कब बनता है? इसके बाद आता है दूसरा आयोग, सेकंड आयोग। ये बनता है 1978 में, जिसे कहते हैं वीपी मंडल आयोग, वीपी मंडल आयोग। इसकी रिपोर्ट कब आती है? इसकी रिपोर्ट आती है 1980 में। और तीसरा आयोग और एक आयोग बनता है 1990 में, जो बीपी मंडल आयोग है। 1990 में क्या होता है? बीपी मंडल की सरकार आती है। जो बीपी मंडल आयोग है 1990 में क्या होता है? 1990 में वीपी सिंह की सरकार में, विश्वनाथ प्रताप की सरकार में क्या होता है? इस मंडल द्वारा क्या तय किया जाता है? जो एससी है उसके लिए 15% आरक्षण, और एसटी के लिए 7.5%। इसके लिए कितना था? 15%। इसके लिए 7.5%। और ओबीसी के लिए क्या करते हैं? 27% आरक्षण तय करते हैं। तो ये टोटल मिलकर कितना हो जाता है? 15, 7.5 और 27, ये मिलकर हो जाता है 49% आरक्षण। इसको लेकर आंदोलन होते हैं और फिर ये जो मामला है ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। मामला कहाँ पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इनमें कहता है, एक इसमें केस होता है इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस। ये होता है 1992। जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगी विशेष स्थिति में, लेकिन संभव। सुप्रीम ये कहता है, एससी ने क्या कहा था? इंदिरा साहनी केस था और इसमें क्या कहा था? जो आरक्षण की सीमा है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, लेकिन कोई विशेष स्थिति है, विशेष परिस्थिति है में उस यह संभव है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संभव है। और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ने? ये कहा था जो क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था। अब आर्टिकल बात करेंगे जो ईडब्ल्यूएस के लिए आता है,
103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो क्या कहता है, जो सरकारी नौकरी है उनमें EWS के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण के लिए। ये आर्टिकल 16 का 6 ये कब जोड़ा जाता है? 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। और ये किसकी बात करता है? EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए, नौकरी में आरक्षण। अभी आरक्षण बढ़कर कितना हो जाता है? 49.5 तो पहले था और 10% ये हो जाता है, तो टोटल मिलकर 49.5 हो जाता है टोटल आरक्षण। तो यहाँ से जो आगे के 17वां आर्टिकल है वो हम बात करेंगे। आर्टिकल जो 17 है उसको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।